देखिए, आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। ठीक है, देखिए रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन को टफ माना जाता है। ठीक है, हमको याद है जब हमने 100+ ज्वाइन किया था गुड़गांव में, तो हमारा जो भी वहाँ पढ़ाता है वो लड़का, उन्होंने कहा कि हमने 2 बार रोटेशनल मोशन पढ़ाया है, एक बार आप भी पढ़ा दीजिए। मतलब चूँकि वो आईआईटी पढ़ाता है, ठीक है, हम एकेडमिक ज़्यादा पढ़ाते हैं। अच्छा, आईआईटी का एक स्टैंडर्ड होता है कि उस स्टैंडर्ड से नीचे जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा ना। और हम लोग तो 2 + 2 = 4 बताने वाले हैं कि 2 + 2 4 कैसे हुआ। ये 2 और ये 2 1 2 3 4 लड़के का वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मास्टर साहब। तो हमने उनको पढ़ाया था। देखिए रोटेशनल मोशन में कुछ चीज़ें पहले समझ लीजिएगा। पहली बात तो हम आपको आपके नीट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, यानी वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव एनी टॉपिक। हम किसी टॉपिक को प्रूफ नहीं करेंगे, हम तो समझाने की बात करेंगे। देखो रोटेशन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों रोटेट कर रही है, अच्छा रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों में अंतर है। मैं आपसे कहूँ रोटेशनल मोशन, मैं आपसे कहूँ सर्कुलर मोशन, क्या दोनों मोशन में कोई अंतर है कि कोई अंतर नहीं है? अच्छा, रोटेशनल मोशन मतलब अच्छा, अगर एक्सिस के चारों रोटेट करेगा तो सर्कुलर पाथ नहीं होगी। सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे होता है। रोटेशनल मोशन ज़रा समझिएगा, आप अगर गोल गोल डांस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का हर एक अंग जो है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो वो सर्कुलर मोशन नहीं है क्या? देखो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक माइन्यूट अंतर होता है। सर्कुलर मोशन जो है एक पार्टिकल करता है और रोटेशनल मोशन एक बॉडी करती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल करता है। यानी अगर हम किसी एक्सिस के चारों रोटेट कर रहे हैं तो हमारा कान एक पार्टिकल है, पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मेरी नाक सर्कुलर मोशन कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। नहीं समझे? क्योंकि हो ये रहा है, देखिए ध्यान से, अगर ये बॉडी है, इस एक्सिस, एक एक्सिस यहाँ से होकर पास हो रही है, ये एक्सिस है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, अगर कोई पार्टिकल यहाँ ले लोगे और इससे 1 सेंटीमीटर दूर ले लोगे, तो जब ये बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी तो ये पार्टिकल हमेशा हमेशा इससे 1 सेंटीमीटर दूर रहेगा नहीं रहेगा? तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये पार्टिकल अगर ले लोगे तो ये यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर दूर है तो ये हमेशा 2 सेंटीमीटर रहने वाला है, तो ये पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब इंडिविजुअल सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है। नहीं समझे? तो ये छोटा सा अंतर होता है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में। तो देखिए क्या क्या इसमें होता है। एक तो भाई हम पहले एक पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, एक बॉडी ले लेते हैं, चलिए ये बॉडी ले लेते हैं, हम ये एक्सिस ले लेते हैं, इसका एक पार्टिकल लेते हैं। अब ये पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पर है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो सबसे पहले इसके पास ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, ठीक है। और चूंकि टाइम के साथ साथ चेंज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी 2 प्रकार की होंगी। तो यहाँ सबसे पहले आता है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ये हम मान के चलें कि 11th में आपने सब कुछ पढ़ा है, केवल आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें हम लीनियर और एंगुलर दो चीजों में पहले हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, आप जानते हैं कि लीनियर में इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और एंगुलर में ओमेगा नॉट लिखते हैं, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी लीनियर में v से लिखते हैं, यहां पर ओमेगा से लिखते हैं।
डिस्प्लेसमेंट, इसमें s से लिखते हैं, इसमें थीटा से लिखते हैं। एक्सेलरेशन, इसमें a से लिखते हैं, इसमें अल्फा से लिखते हैं। टाइम, इसमें t से लिखते हैं, इसमें टाउ से लिखते हैं, इसमें भी t से लिखते हैं। तो बोले दोनों में अंतर ये है कि इसमें घड़ी सीधे देखते हैं, इसमें ऐसे हाथ घुमा के देखते हैं। जैसे वो कौन सा हीरो है वो स्टाइल मारता है, क्या, रजनीकांत, तो रजनीकांत तरह देखते हैं, लेकिन टी से ही लिखते हैं। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन अगर हम ले लेंगे तो लीनियर में होती है v बराबर u प्लस ए टी, और एंगुलर में होगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन आपने वहाँ पढ़ी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पर पढ़ी है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू एल्फा थीटा। ये इक्वेशंस हैं, इनका डेरिवेशंस हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन से आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब ओमेगा की बात एक चीज़ कर लेते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, इसको लिखते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, याद है ना। और चूंकि टी टाइम पीरियड है, 1/t फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको 2f पाई भी लिखते हैं, f माने फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो कभी कभी एक दिक्कत आती है यहाँ पर, ये एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकंड दे देते हैं, यानी आप समझ जाएंगे कि वो ओमेगा दिया हुआ है। अगर इनिशियल है तो ओमेगा नॉट दिया हुआ है और फाइनल है तो ओमेगा दिया है। कभी कभी ये रोटेशन पर सेकंड दे देते हैं, जानबूझ देते हैं, रोटेशन पर सेकंड। लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, लिखेंगे वो एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन यूनिट देंगे रोटेशन पर सेकंड। तो जैसे वो रोटेशन पर सेकंड देते हैं, आप समझ जाइएगा f दिया हुआ है और 2 पाई f की मदद से आप ओमेगा निकालेंगे। नहीं समझे तो ये ध्यान रखिएगा। या कभी सेकंड इनवर्स भी दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समझ जाइएगा कि वो आपको ओमेगा दे रहे हैं या वो आपको f दे रहे हैं। तो कभी कभी ये दिक्कत क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। नोट कर लिया। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या है? कुछ तबीयत गड़बड़ थी तो कुछ जुकाम टाइप का हो गया है। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या है? नहीं, कुछ तबीयत खराब थी, जुकाम हो गया, ये दूसरा नाम नहीं है। हाँ, टॉर्क होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है टॉर्क। अगर हम आपसे फिजिक्स की भाषा में पूछें, मैं मैथमेटिक्स की भाषा में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, फिजिक्स की भाषा में पूछें कि टॉर्क क्या होता है, तो क्या कहेंगे आप? टॉर्क, हम आपसे फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं, हम कहते हैं टॉर्क क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, कोई भी फोर्स जो बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर दे, उसी फोर्स को टॉर्क कहते हैं। मतलब टॉर्क इज ए सिंपल फोर्स, लेकिन वो फोर्स क्या होता है, वो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर वो बॉडी किसी फोर्स लगाने पर बॉडी को लीनियर डिस्प्लेस कर दे तो वो फोर्स है, लेकिन अगर उसमें रोटेशन क्रिएट कर देगा तो वही टॉर्क है। जैसे आप किसी को कह दें कि मारेंगे लात खड़बड़ा के गिर जाओगे, हैं, तो मतलब वो जो लात मारेंगे वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स होगा। ठीक है। और आप कहेंगे मारेंगे कंटाप तो खोपड़ियाँ घूम जाएगी, तो वो जो कंटाप में फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स है। नहीं, वी, अब इंग्लिश में कहोगे वी अप्लाई द टॉर्क ऑन योर हेड, तो डरेगा ही नहीं। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि थोड़ा सा उसमें एक्सप्रेशन से डराया जा सकता है। ठीक है, टॉर्क होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बोले भाई देखो, ये एक बॉडी है, मान लिया बॉडी यहाँ से एक एक्सिस ऐसे पास हो रही है, वैसे कैसे पास करा दें, तो हमको तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे पास हो रही है एक्सिस, या इस प्रकार से, और ये इस एक्सिस के चारों ओर रोटेट हो रही, कोई फोर्स आपने लगा दिया F, तो ऐसे ये बॉडी रोटेट हो रही है। ठीक है, तो देखिए फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है
उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना ली जाती है, हम यहाँ से जानबूझ के लिखे दे रहे हैं। अब देखो ये आर है, ये एफ है, और ये इसके बीच एंगल थीटा है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, इसको ध्यान रखिएगा, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। अगर अब जनरली हमारे पास जो फार्मूला पढ़ाया गया है उसमें कहा गया आर मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो इसका एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। जब थीटा आप 90 डिग्री कर देते हो तो टाउ बराबर आर इंटू एफ होता है, ठीक है। जब आप उसका वेक्टर क्वांटिटी मतलब थीटा हटा देते हो, वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी है। समझ में आई बात नहीं आई? यानी अगर आप यहाँ पर थीटा को 90 कर दोगे, इसकी वैल्यू क्या होती, आर क्रॉस एफ मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा, ठीक है। जरा समझिएगा ध्यान से, टाउ ये मॉड ले रहे हैं हम, यहाँ भी मॉड ले रहे हैं, जिससे वहाँ आप जानते हैं ए क्रॉस भी जब लिखते हो तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस यहाँ पर एन कैप हटा देता हूँ। अच्छा, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या होती है, आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। आर क्रॉस एफ की जो डायरेक्शन होती है वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर हमने एक चीज़ और पढ़ी है, देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर की डायरेक्शन में अपनी हथेली ऐसे किया, नहीं समझे, एफ की डायरेक्शन में अपनी उंगली मोड़ा राइट हैंड की, तो जो अंगूठा होता है वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताता है, ठीक है। अगर आप एक बॉटल लीजिए, ठीक है, और बॉटल के ढक्कन को खोलिए, ज़रा समझने की कोशिश करो, हम एक बॉटल ले भी लेते हैं, ये हम बॉटल ले लेते हैं, इसके ढक्कन को हम खोल रहे हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा ढीला कर ले, ये इसकी आर है और ये खोलने के लिए फोर्स लगाया, हमने क्या कहा, आर की डायरेक्शन में हमने अपनी हथेली की और फोर्स की डायरेक्शन में हमने अपना, ये आपकी कैमरे में आ रहा है, हमने अपना उंगली मोड़ी, अंगूठा किधर है, ऊपर है ना। अगर मैं सच में इसको ऐसे घुमाता तो देखो ढक्कन ऊपर आ रहा था, नहीं आ रहा था, ठीक है। अब देखो अगर मैं ढक्कन को बंद कर रहा हूँ, ठीक, अब देखो फोर्स इधर लग रहा है ना, ये आर है भाई, आर तो यही रहेगा ना आपका, हथेली आर की तरफ हो गई, फोर्स तरफ उंगली हो गई, अंगूठा किधर है, नीचे है ना, और ढक्कन में नीचे बंद हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन सिद्ध हो गई कि जो इसकी डायरेक्शन होती है आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। आपको एक चीज़ पढ़ाई गई है कि जब यहाँ पर जो फोर्स होता है वो इफ फोर्स इज क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो टाउ का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और दूसरा इफ फोर्स इज एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इज एंटी क्लॉकवाइज, तो टाउ कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो ध्यान से, हमें रटाया गया है कि जब क्लॉकवाइज फोर्स लगेगा तो टॉर्क निगेटिव होता है, पढ़ाया गया ना हमको, तो रटने की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से, ये जो फोर्स लगा है ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं यहाँ पर आर की तरफ अपनी हथेली करता हूँ और एफ की तरफ उंगली मोड़ता हूँ तो आप अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है ना, और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तो जेड एक्सिस बाहर की ओर होगी ना, तो इसीलिए टॉर्क यहाँ पर पॉजिटिव आ गई वैल्यू। अब अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की तो देखो जरा, ये अंगूठा किधर की ओर जा रहा है, ये आर ये एफ, और अंदर है निगेटिव जेड, इसलिए नेगेटिव होता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूँ तो ये इसीलिए इस प्रकार से आता है। नहीं समझ में ये बात। इसकी मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या होगा, आर की यूनिट होती है मीटर इंटू न्यूटन, न्यूटन मीटर होती है। क्या न्यूटन मीटर किसी और की भी यूनिट होती है? न्यूटन मीटर किसी और की भी यूनिट होती है? किसकी होती है? क्या होती ही होगी, वो लोगों की होती होगी। इतनी फिजिक्स की यूनिट है, किसी की भी ले लो, किसकी होती है? इतना नहीं याद आ रहा है आपको? फोर्स का फार्मूला, वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर नहीं होती है।
तो कभी कभी ये नीट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू द या द सेम यूनिट एज द टॉर्क इज हैज़ द सेम यूनिट अदर फिजिकल क्वांटिटी विल हैव इज हैविंग। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी? उसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी लिखी होती हैं। वो वर्क भी हो सकती है, वो एनर्जी भी हो सकती है। एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी भी वर्क है ना। तो कभी कभी ये कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, कभी कभी ये वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है। जरा वेक्टर फॉर्म में समझिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ध्यान से। वेक्टर फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है, मतलब इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर वेक्टर लिखेंगे तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट होते हैं ना, यानी इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म, कार्टेशियन कंपोनेंट, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड। तो देखो जैसे आपने कहा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ये ध्यान रखिएगा, आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता है। अब आपने होता कहीं एफ इंटू आर पढ़ा होगा, तो वो जो एफ इंटू आर है दैट इज द स्केलर वैल्यू, मतलब उसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, टाउ को अगर हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो आई कैप टाउ एक्स प्लस जे कैप टाउ वाई प्लस के कैप टाउ जेड लिख सकते हैं आई जे के टर्म में। आर पोजीशन वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड क्रॉस, और एफ को लिखेंगे आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड। लिख दिया हमने, तो आ गया आई टाउ एक्स प्लस जे टाउ वाई प्लस के कैप टाउ जेड इज इक्वल टू। अब जरा देखो ध्यान से, इसको कैसे खोलें ब्रैकेट को, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में है, हाँ मुझे मालूम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैथमेटिकल सिंपल अर्थमेटिक का मल्टीप्लाई नहीं है, वेक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन है। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में तो आई डॉट आई 1 होता था, क्रॉस में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होता है, लेकिन आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो इसके लिए आपको याद होगा, या तो हम देखें इसको एक सर्कल बना करके कि क्या आएगी वैल्यू, अदरवाइज इसको ओपन करने का तरीका आपको एक बताया गया होगा, डिटर्मिनेंट तरीका। मैथमेटिक्स वाले तो पूरा पढ़े होंगे, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ लिखते हैं आई जे के, यहाँ आई जे के का जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये समझ में आया नहीं आया? अब इसको ओपन करने का तरीका देखो, सावधान देखो ध्यान से। पहले आई लिख लेंगे, लिख लिया आई। अब देखो आई जिस रो में है उसको हटा दीजिए, हटा मतलब ये नहीं कि उसको व्हाइटनर से इरेज कर दीजिए, मतलब मन में हटा दीजिए, और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, हटा दिया तो ये बचेगा ना आपका। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, यानी y इंटू एफ जेड, फिर माइनस लगाइए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, यानी z इंटू एफ वाई। समझ में बात नहीं आई? इसके बाद आपने i को प्लस में लिखा है तो j को माइनस में लिखा जाएगा। अब ये ना पूछना क्यों लिखा जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन में देने नहीं जा रहा हूँ, कहोगे तो दे देंगे। ये कैमरे में आ रहा है आपके, ये वाला देखो, जब j लिखेंगे तो j जिस रो में उसको हटा दीजिए, कॉलम को हटा दीजिए, x का मल्टीप्लाई z से करो, x एफ जेड आएगा माइनस जेड एफ एक्स आएगा, फिर प्लस लगाओ, k कैप लिख दो। ठीक, इस रो को हटाओ, इस कॉलम को हटाओ, मतलब k जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो। x एफ वाई नोट करते जा रहे हो ना, टू y एफ एक्स, ये हमने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब इसको जरा रब करके दोबारा लिखेंगे हम, नोट कर लिया। अब थोड़ा एक चेंज करेंगे, ये जो माइनस है ना इसको प्लस करने की कोशिश करेंगे, सावधान। ये नोट कर लिया है ना? देखो अगर इसको आप इसको प्लस करोगे तो क्या यहाँ साइन बदल नहीं जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये रिजल्ट इसके बराबर आ गया। अब इसको आप कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द
कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड्स। देखो ध्यान से, यहाँ आई का क्या है, टाउ एक्स, वहाँ पर आई के साथ क्या आ रहा है, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। यहाँ जे के साथ है टाउ वाई, वहाँ क्या आ रहा है, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। यहाँ पर टाउ जेड एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। समझ में आई बात नहीं आई? अब प्रॉब्लम है इसको याद कैसे करें। देखो याद करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये तरीका याद कर लीजिएगा, लेकिन ये तरीका जब एग्ज़ाम में लगाएंगे ना तो थोड़ा स्पीड से तरीका होना चाहिए, मतलब स्पीड हो, क्योंकि मेन यहाँ पर टाइम फैक्टर होता है। नोट कर लिया ना? अब ज़रा एक चीज़ देखिएगा, हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिधर भी आपकी मर्जी हो, हम एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं। 3 एरो बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के। आई के साथ हम एफ एक्स लिखेंगे, नहीं लिखते। देखो ध्यान से, जब यहां पर हम आई के साथ, ठीक है, आई के साथ एक्स कंपोनेंट आएंगे ना पूरे, मतलब टाउ के लिए टाउ एक्स आएगा, एफ के लिए एफ एक्स आएगा, एक्स के लिए एक्स आएगा। जब हम आई के साथ यहां पर टाउ एक्स लिखेंगे तो यहां पर आएगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ऐसे याद कर लो, नहीं समझे? ये याद करने के लिए है। और जब टाउ वाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आगे जेड आएगा ना, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। फिर जब टाउ जेड लिखेंगे तो आएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ऐसे याद कर लो, ठीक है? मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख करके कि कब एक्स का कोफिशिएंट आना है, कब वाई का आना है, इस तरीके से उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है? तो ये टॉर्क होता है। अच्छा, आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आप जानते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी भी पॉइंट पर बैलेंस हो रही है या किसी पॉइंट के अबाउट कह दो, अराउंड ना कहो, अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है और वो उस पॉइंट पे बैलेंस है, तो बैलेंस तभी होगी जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ के मोमेंट इक्वल होंगे, ठीक है? इसको कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसको कहा जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मतलब जैसे आप एक स्केल ले लीजिए, ठीक है? ये स्केल ले लीजिएगा। हम जानते हैं अगर ये स्केल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब होता है इसकी कहीं मोटी कहीं पतली नहीं है, तो जस्ट बिल्कुल बीच में 50 सेंटीमीटर में बैलेंस में हो जाएगी, बिल्कुल 50 बीच में आप बैलेंस कर दोगे। लेकिन मान लिया हमने कहा ये यहाँ बैलेंस है, मैं स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रॉड ले रहा हूँ, एक यूनिफॉर्म रॉड है, यहाँ बैलेंस है, ओ पॉइंट पे बैलेंस है, तो अगर ओ पॉइंट, अच्छा ओ के अबाउट ये मूव कर सकती है, ठीक है? जैसे सीसॉ सुना होगा ना, बीच में ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो अगर मान लीजिए इधर कोई वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है W1 और यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है W2 और यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है W3, तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये कह रहे हैं कि इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड के मोमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगी, या अगर मोमेंट इक्वल है तो होगी इक्विलिब्रियम में, दोनों बातें हैं, ठीक है? तो अगर मैं इस पहला वेट आपका ए पॉइंट पे है, दूसरा बी पॉइंट पे है, तीसरा सी पॉइंट पे है, ओ से पहले वेट की जो दूरी है वो x1 है, ओ से दूसरे वेट की दूरी x2 है और ओ से तीसरे वेट की दूरी x3 है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि इफ दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, तो W1 इंटू x1 जो लेफ्ट साइड का मोमेंट है इज इक्वल टू W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 होता है। नहीं समझे? दोनों के इक्वल कर देंगे, ठीक है? इस प्रकार के न्यूमेरिकल कभी कभी दिक्कत क्रिएट करते हैं। बात सुनाई पड़ रही है? नहीं, तुम बिल्कुल स्टैचू तरह, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, सुनाई पड़ रही है कि केवल आपका जूम फ्रीज हो गया है।
अब जरा समझने की कुछ, कभी कभी एक क्वेश्चन थोड़ा बदतमीजी कर देते हैं। ये कहते हैं कि रॉड 50 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और इस रॉड का वेट भी दे देते हैं 50, यूनिफॉर्म रॉड है और 25 किलो की है, और उसको यहाँ पर बीच में नहीं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में लेते हैं और कहते हैं बैलेंस में ये है, तो कुछ वेट का रिलेशन आता है, तो आप इसके वेट को भी इसके मिड पॉइंट पे एक्ट कराएंगे, इसका जो वेट खुद का डब्ल्यू होगा, नहीं समझे, जी पॉइंट पर, जो कि इस पूरे रॉड का मिड पॉइंट होगा। मतलब उन्होंने कहा एक रॉड है, जैसे ये रॉड ले लिया हमने, उन्होंने कहा रॉड 1 मीटर की है, तो आप इस रॉड का वेट यहाँ पर ऐड करा देंगे जी पॉइंट पर, पूरा जो भी वेट दिया होगा 50 किलोग्राम 70 किलोग्राम जो भी दिया होगा, ठीक है। अब इसको इक्विलिब्रियम में यहाँ करना है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ करना है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में होगी तो एक वेट इधर लटकाना पड़ेगा, क्यों? अगर प्रैक्टिकली हम समझेंगे तो अगर ये ओ पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम में है, तो यानी कि W1 इधर का जो मोमेंट होगा और इधर का जो मोमेंट होगा, तो W1 इंटू x1 इज इक्वल टू W इंटू एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब अगर और भी वेट इधर लटके होंगे तो फिर उनका भी वैल्यू ले लेंगे, वो अलग की बात है। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे तब जाकर के इसमें जो भी पूछ रहा होगा वो लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, ठीक है। एक आता है मोमेंट ऑफ कपल, कपल वर्ड जो होता है, किसी फोर्स को कपल कब कहते हैं? इक्वल अपोजिट हो लेकिन उनकी बातें एक दूसरे को पसंद ना हो मतलब इसीलिए शादी के बाद उसका नाम दे देते हैं कपल, मतलब एज लगभग बराबर होती है, ठीक है, अपोजिट होते हैं, एक आदमी होगा एक औरत होगी, अभी कभी तो आदमी भी अब शादी करने लगे तो अलग की बात है, सिस्टम छोड़ दीजिएगा, लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो अलग अलग होती है। हाँ, पहले जब एक रहती राय, हाँ तुम सब ठीक है, तब वो कपल नहीं कहलाते हैं, और जब उनकी राय अलग, और जब वो राय अलग अलग हो जाती है तब कपल बन जाते हैं, या कपल बन जाते हैं तो राय अलग अलग हो जाती है। हम नहीं कह रहे, साइंस कह रही है। तो साइंस कहती है कि अगर एक किसी रॉड पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यानी एंटी पैरेलल, तो इस प्रकार का सिस्टम कपल कहलाती है। और ये क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, इसीलिए कहते हैं गाड़ी का पहिया है, दो पहिया है, ठीक है। तो अगर इसका मोमेंट निकालने क्या होता है, कोई एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की दूरी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मोमेंट ऑफ द कपल कहते हैं, ठीक है। मतलब उनकी लाइन देखो जरा ध्यान से, अगर किसी रॉड पे एक फोर्स इधर लगा दोगे और एक फोर्स इधर लगा दोगे तो ये कपल नहीं है, ये इसको रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं रख सकते, ठीक है। एक फोर्स इधर लगा दोगे 2 न्यूटन का और एक फोर्स इधर 5 न्यूटन लगाओगे, तब ये भी कपल नहीं है। कपल के लिए जरूरी है कि उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, फोर्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया। टाउ में एक बात याद रखिए, पीछे अपने टाउ आर क्रॉस एफ बताया था, तो ये ध्यान रखिए यहां पर आर और एफ दो फैक्टर आई थी। मतलब आप अगर टॉर्क ज्यादा करना चाहते हैं तो फोर्स फिक्स करके आर बढ़ा दो, काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए गेट खोल रहे हैं आप, तो गेट में एक यहां पर हिंज लगी होती है, हिंज कहते हैं उसको, कब्जा जो होता है जिसके चारों रोटेट करता है उसको, ठीक है। अब ये पता चला गेट, इतना बड़ा गेट आपका है, तो आप यहां पर फोर्स लगा करके खोलें, यहां पर फोर्स लगा के खोलें, हिंज से जितनी दूर फोर्स लगाओगे टॉर्क उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। कम फोर्स में भी ज़्यादा टॉर्क आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर गेट को बिल्कुल हिंज के पास फोर्स लगाओगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको खोलने के लिए, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो भी रोटेशन से संबंधित है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर, हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, तो जैसे मोमेंट ऑफ द फोर्स होता है, फोर्स का मल्टीप्लाई आप करेंगे आर से,
एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी से, तो आप मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। तो यहाँ अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ए हम लिख दें एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। इसको हम वैसे तो कहीं कहीं जे से लिखा जाता है, कहीं कहीं एल से लिखा जाता है। हमारे पास जो बुक इस समय है उसमें एल से लिखा गया है, लेकिन आपके पास जे भी हो सकता है, तो मैं एल लिखे दे रहा हूँ। एल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम होता है पी, और जब मोमेंट करते हैं तो आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी इंटू आर कर देंगे, ठीक है। अब जरा और लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो जैसे देखिए, जब मोमेंट ऑफ द फोर्स करते थे तो आर क्रॉस एफ करते थे ना, तो मोमेंट ऑफ जब करेंगे इसमें वेक्टर फॉर्म में तो आर क्रॉस पी लिखेंगे, आर क्रॉस पी। देखो एक बात और ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट फॉर्म में अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, या तो हम आर पी साइन थीटा कर दें, इसको एल बराबर आर पी साइन थीटा ऐसे कर दें। अगर कंपोनेंट फॉर्म में करेंगे तो इसके पहले हम बता चुके हैं, तो इसको लिखेंगे एल एक्स आई प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, आर हो जाएगा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। देखो आप चाहो पी को पी एक्स पी वाई पी जेड कर दो, या पी मास इंटू वेलोसिटी होती है तो मास को बाहर कर दो, वी एक्स वी वाई वी जेड कर दो, जो आपकी मर्जी हो। क्रॉस पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। इसी प्रकार से आपने टॉर्क का कंपोनेंट निकाला था, तो आप टाउ का भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहूं एल एक्स बराबर, तो क्या आएगा बताओ जरा, कंपोनेंट फॉर्म में एल एक्स कैसे निकलेगा, तो अभी हम बता चुके हैं। देखो ध्यान से, हमने कहा था ऐसे लिख दो आई जे के, पहले एक्स वाई जेड है, ध्यान रखिएगा। एल एक्स मतलब आई का लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे वाई, और वाई के साथ लिखेंगे पी जेड माइनस जेड पी एक्स, यही बताया था ना हमने। मतलब पहले आर वाला लिखेंगे, ये वाला एक्स वाई जेड, यही बताया ना हमने। अच्छा, फिर हमने कहा एल वाई कैसे निकालोगे, एल वाई जे के साथ आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, यही तो आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी लिखने में दिक्कत हो जाती है। और जब हम एल जेड निकालेंगे तो एल जेड जो कि के साथ आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो इस प्रकार से कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये इस प्रकार से सर्कल बना करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, मतलब आपको जरूरी नहीं कि इसमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का कुछ रिलेशंस होता है कुछ के साथ में, नोट करिए फिर बात करें। नोट कर लिया, एंगुलर मोमेंटम का कुछ रिलेशन होता है। हम रिलेशन प्रूफ नहीं करा रहे हैं, हाँ एक आध स्टेप में अगर कहीं वो दिख जाएगा तो हम दिखा देंगे। देखो, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब उसके लिए फार्मूला पहले टॉर्क का मालूम होना चाहिए। तो हमने टाउ के बारे में पढ़ा है, टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, पढ़ा है ना। और एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर कैसे टॉर्क फिट हो पाएगा। हम फार्मूला डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। देखो ध्यान से, हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ एंड एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। अब बताइए किसके पास एफ छुपा हुआ है, मतलब किसी, या तो किसी के जेब में एफ छुपा हुआ है या आर दोनों में है ना। ये टाउ नहीं, ये एल है, हाँ ये एल है। किसी के, देखो यहां पर आर दोनों में है, यहां एफ है यहां पी है, या तो पी के अंदर छुपा हुआ है एफ और या तो एफ के अंदर छुपा हुआ है पी। किसके अंदर छुपा हुआ है, बोले पता नहीं किसके अंदर छुपा हुआ, कहीं तो छुपा हुआ है। कैसे,
जी हाँ, हमने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, P इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या ले, F बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, पढ़ा है ना आपने। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस होगा dp बाई dt, और dp बाई dt होता है आपका डिफ्रेंसिएशन। तो यानी इसको हम dp बाई dt ये फोर्स होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएटिंग, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू t, तो आएगा dl बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ r क्रॉस p। जरा ध्यान से समझिएगा डिफ्रेंसिएशन का तरीका। डिफ्रेंसिएशन का तरीका ये होता है, जब प्रोडक्ट रूल होता है, अगर d बाई dt करना है a क्रॉस b, तो होता है फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लेकिन जो जहां पर है वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर दो। मतलब देखिए, ये लिखेंगे dA बाई डी टी क्रॉस b प्लस a क्रॉस dB बाई डी टी। नहीं समझे, मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन जो जिस जगह पे वहीं रखा रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर क्रॉस ना होता तब तो किसी को पहले आगे पीछे कर दो। यानी यहां लिखेंगे आप dr बाई डी टी क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp बाई डी टी। ये शॉर्टकट मैथमेटिकल फॉर्म से प्रूफ बताया गया है, ठीक है। अदरवाइज इंटरमीडिएट 11th क्लास में बायोलॉजी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट में बताया गया, लेकिन नीट वालों के लिए कह दिया गया मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये dr बाई डी टी क्या होता है। अब आप कहेंगे आप प्रूफ क्यों करा, डायरेक्ट लिख दो ना। हाँ, वेलोसिटी होती है, यानी ये वेलोसिटी होती है, और p होता है मास इंटू वेलोसिटी, सही कर रहा हूं मैं, और प्लस r, और ये f होता है। अब जरा मास तो कांस्टेंट है, मास से कोई मतलब नहीं है, और v क्रॉस v क्या हो जाएगा, किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये तो 0 होने वाला है, और प्लस r क्रॉस f ये टाउ होता है। मतलब आपने क्या प्रूफ कर दिया कि टाउ बराबर क्या हो गया, dl बाई डी टी। ये टाउ बराबर हो गया dl बाई डी टी, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है, नोट करिए। अब यहां पर एक आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर किसी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये कहा गया ना, ये हमने पढ़ा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि अगर कोई बॉडी में कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे, भाई हमने क्या कहा, फोर्स ही टॉर्क है, अगर उस फोर्स की टेंडेंसी किसी बॉडी को किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कराने की है तो उसी फोर्स को हम टॉर्क कह देते हैं। तो अगर यहां पर टॉर्क 0 हो जाए, टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं dl बाई डी टी 0 है। मैं वेक्टर हटा रहा हूं, वो लिख रहा हूं। अब किसी चीज का रेट ऑफ चेंज 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि L इज कांस्टेंट। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, लिख लीजिएगा, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। अब जैसे ये हमने टॉर्क किसी पार्टिकल का लिया है, अब किसी बॉडी का ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सबको उठा के ऐड कर दो, ठीक है। भाई आप जब किसी, लिख तो बॉडी के बारे में लिख रहे हो, लेकिन आप जब किसी बॉडी को रोटेट कराओगे तो उसका एक पार्टिकल लेकर के प्रूफ करोगे ना उसको, सब पूरी चीज। अब चूंकि उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो सभी पार्टिकल्स के लिए वैल्यू जोड़ दोगे। आपको याद होगा इंटर में जब कोई प्रूफ आप करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो उसमें क्या करते थे, आप एक पार्टिकल लेते थे, उसका मास m1 मानते थे, r1 मानते थे, पूरी कैलकुलेशन उसके साथ करते थे।
और बाद में अन्य पार्टिकल्स का m2 m3 मान के सबको ऐड करते थे, ठीक है। तो ये जो भी हम लिख रहे हैं ये एक पार्टिकल के लिए है, तो उसी प्रकार से सिग्मा लगा दो तो पूरी बॉडी के लिए वही सिस्टम एक्ट करेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? एक आता है इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। आप जानते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिएगा, उसमें एक फार्मूला आएगा, इसके लिए हम इसको बताना यही समझते हैं, उसे इसकी जरूरत नहीं है, आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जा सकता है इसको। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, एक होता है इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल होता है और एक होता है रोटेशनल। यानी एक होता है आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जरा समझने की कोशिश करिएगा। आप सीट पे बैठे हुए हैं क्लास में, सीट थोड़ा छोटी है, 3 लोग बैठे हैं और 2 लड़कियां बहुत मोटी मोटी बैठी हैं। आपके राइट साइड में जो लड़की बैठी है वो धीरे से आपको धक्का, मतलब ऐसा शो कर रही है, मार नहीं रहे हैं लेकिन नीचे नीचे मार रही है धक्का, तो आप खिसकना शुरू करेंगे दूसरी तरफ, ठीक है। और दूसरी तरफ उससे भी दम नहीं खिसकेंगे आप, तो आप दुबले पतले बगल से कोई धक्का लड़की मार रही तो खिसक नहीं जाओगे। अब पता चला आपके लेफ्ट साइड में और एक धमदूसर बैठी है, उससे भी मोटी, वो समझ रही है कि तुम खिसक रही हो, उसको तो मालूम नहीं कि वो खिसका रही है तुमको। भाई 3 लोग बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हुए हैं, ये आपके बगल में ये बैठी हुई हैं और आपके बगल में ये बैठी हुई हैं, लो ठीक, ये खिसका रही हैं। अब ये खिसका रही हैं तो जब तुम खिसक रहे हो तो इनको क्या लग रहा है कि तुम खिसक रहे हो ना, तो वो तुमको खिसका रही हैं। तो हो क्या रहा है, अगर मान ले दोनों ठीक ठाक धमदूसर हैं तो क्या, यू आर सैंडविच बिटवीन दीज टू, तो आप पे रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट करेगा? 0। फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है। तो अगर किसी बॉडी में फोर्सेस ऐसे लगे कि बॉडी की टेंडेंसी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन की हो, ठीक है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। पहली बात समझ लीजिए, ये अगर बॉडी में फोर्स लगाएं हम और बॉडी की टेंडेंसी में कह रहा हूं, ठीक है, टेंडेंसी ऐसी है कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने की टेंडेंसी में हो, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, पहली बात। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स उसमें 0 एक्ट कर रहा है तो उसको कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, मतलब सिग्मा एफ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में कहूं तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स और जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये सभी यहां पर 0 आएंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ जेड 0 होंगे, ठीक है। और आप ये जानते हैं सिग्मा एफ एक्सटर्नल को हम चाहे सिग्मा, इसको आप MACM लिख सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा MACM को dVCM/dt लिख सकते हैं बराबर 0। यानी कि इसको हम खोलेंगे तो आएगा dVCM/dt इज इक्वल टू 0, यानी कि VCM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे आप सीधे देख रहे हैं और आप ऐसे बगल में देखना शुरू करें, बगल वाली करे उधर मुंह करना, थोबड़ा तोड़ दें, उधर देख, उधर देख रही है, उधर देखा तो उधर, उधर देख। अब दोनों ने तुम्हारी खोपड़ी को ऐसे आगे देखो, हमको मत देखो, तो पता चला कि दोनों तरफ से फोर्स लगा रही हैं कि आपकी खोपड़ी को रोटेट नहीं होने दे रही है, तो उसको कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसको? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। खोपड़ी को घूमने नहीं दे रही है, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, हाँ वो अलग की बात है, टूट जाए तो अलग की बात है। मतलब सिग्मा टाउ एक्सटर्नल,
जीरो होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। ठीक है, अच्छा, तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो एक एग्जांपल दे देंगे और आपसे कहेंगे ये स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो स्टेबल में ये कहा जाता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और हल्का सा उसको रोटेट कर दो, हल्का सा मूवमेंट कर दो, इसके बाद भी वो उसी पोजीशन में रहे, तो उसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं समझे? मतलब इसमें कहानी लिख लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम की मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, थोड़ी डेफिनेशन लिखो। A body is said to be in stable equilibrium. A body is said to be in stable equilibrium if it tends to regain its equilibrium position. It tends to regain its equilibrium position after being slightly displaced and released. After being slightly displaced and released. ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पर एक डाइपोल रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को अपनी पोजीशन में करने की कोशिश करेगा, यानी इसको घुमा देगा और थोड़ी देर बाद डाइपोल इधर आ गया, यहां प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू आ गया। नहीं समझे? ये डाइपोल इसी पोजीशन में रहना चाहता, नहीं रहना चाहता है? क्योंकि देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया होगा तो यहां पॉजिटिव प्लेट रही होगी, यहां निगेटिव प्लेट रही होगी, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा होगा। तो अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दें और छोड़ दें, फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये कैसे है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी रहती है तो उसकी मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं। आपने आज तो देखा होगा ईडी पीडी के छापे वापे इधर उधर पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर ईडी का छापा हमारे यहां पड़ जाए, आ जाए ईडी वाले, तो आकर के बेचारे 2-4-10,000 रुपया रख जाएंगे। इधर उधर से खोजा ओजा देखा 20 रुपया 2 सिक्के पड़े जेब में, 5-6 सिक्के पड़े थे ड्रॉर में, 100-200 रुपया पड़े, तो बोले बेचारा ऐसा दीपावली वगैरह है, दिक्कत क्या करे, अगर 2-4-5,000 रुपया रख जाओ इसके यहाँ। ठीक है, तो यानी कि जिसकी एनर्जी मिनिमम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नहीं समझे? अब दूसरी बात समझिएगा जरा ध्यान से। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, अच्छा दूसरा लिखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यह ध्यान रखिएगा। जिसकी एनर्जी मिनिमम वो स्टेबल रहता है। एक लेबर होता है वो 400-500 रुपया, अब हो गया है 400-500 रुपया, 300-400-500 लेता है, आराम से लेबरी करने के बाद घर जाएगा, 60-70-100 रुपए का पौवा खरीदेगा, एक लगाएगा बढ़िया आराम से 50 रुपए की सब्जी ले जाएगा घर में, खा के सो जाएगा। दूसरे दिन काम पे नहीं जाएगा क्योंकि अभी भी 200 रुपया जेब में पड़े हैं, पौवा खरीदेगा, फिर तीसरे दिन फिर नहीं जाएगा, 70 रुपया भी पड़े हैं, फिर चौथे दिन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम एनर्जी, नो टेंशन। अनस्टेबल क्या होता है? अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर आपने जरा सा भी उसको रोटेट किया तो फट से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। ठीक है, मतलब जरा लिखिएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लिखा, इफ इट गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड, इफ इट गेट्स further displaced from its equilibrium position
आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। मतलब समझिएगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल ऐसे रख दिया गया, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां माइनस क्यू चार्ज, या क्या ऐसे रहना चाहते हैं? ये पता चला इधर पॉजिटिव प्लेट है, इधर निगेटिव प्लेट है, और हमने डाइपोल कैसे रख दिया है? ये पॉजिटिव प्लेट के सामने जो चार्ज है ना, इसको देख देख करके खून खोल रहा है इसका, सामने वाली प्लेट को, है ना, इसका टी है बैठी है, ठीक है, इस निगेटिव चार्ज का खून खोल रहा है यहां पर, ठीक है। और जरा सा भी मैं इसको रोटेट करूंगा, सर से घूम जाएगा ऐसे, और फिर यहां पर प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। नहीं समझे? मतलब इस कंडीशन में है तो ये इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो काम कर रहा है, क्योंकि ये वाला इधर से इधर रिपल्सन फोर्स लगेगा, इधर से इधर रिपल्सन फोर्स लगेगा, नेट फोर्स अभी भी जीरो है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हल्का सा रिलीज कर दिया जाए तो भाई साहब फट से रोटेट कर जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे अट्रैक्शन के हिसाब से। तो इस प्रकार के जो इक्विलिब्रियम होता है अनस्टेबल होता है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, मैक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि पोटेंशियल वो उसको हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद भी वो उसी पोजीशन में रहता है, ठीक है। तो लिखो न्यूट्रल में इफ अ बॉडी स्टेज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इफ बॉडी स्टेज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन after being slightly equilibrium position even after being slightly displaced and released, even if slightly displaced and released, it is said to be in neutral equilibrium. It is said to be in neutral equilibrium. देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब बॉडी थोड़ा सा, जिसका सेंटर ऑफ मास वहां नीचे होता है, ठीक है, जैसे एक हैवी बॉडी है जिसका लोअर पार्ट ज्यादा है, हल्का सा धक्का दिया लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बहुत मोटी महिला है, पुरुष भी हो सकता है, बोले महिला क्यों कह रहे हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे है, क्योंकि ज्यादातर वही पार्ट मोटा होता है, कमर, बैठी आराम से, हल्का सा धक्का दिया तो ऐसे ऐसे फिर वहीं बैठी हुई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे थाली है, चलिए वो एग्जाम्पल ना ले, पता चला कमेंट आना शुरू हो जाए, कोई कहेंगे ऐसा नालायक कहीं का मजाक करता है जैसे एक रॉड है, एक लाठी है, एक डंडा पड़ा हुआ है, हल्का सा उसको खिसका दो वहीं पड़ा रहेगा, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। या जिसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा लोअर पार्ट में होता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे आपने देखा होगा एक पेंगुइन टाइप का प्लास्टिक का एक खिलौना बिकता है, उसको अगर जरा सा अभी जरा सा भी उसको डिस्प्लेस करते हो तो छोड़ोगे तो फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो उसका इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो तीनों कंडीशन देख लीजिएगा, स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, अनस्टेबल में मैक्सिमम, और न्यूट्रल में जीरो, ठीक है सर, जीरो ना कहिए, कांस्टेंट।